नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद प्रकाश और इस समय हम अपनी एक मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे और वो मुद्दा है कि अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया है और जो बड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय होके दिखाई दे रहा है और वो निर्णय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब मल्टीप्लेक्सेस में जो सिनेमा हॉल होंगे या मल्टीप्लेक्सेस होगा, वहाँ पे जो है आप बाहर से कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, खास करके खाने-पीने की चीज़ें। और इसके पहले भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से उठाया गया था क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जब भी आप मल्टीप्लेक्सेस में एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको रोक दिया जाता है, यहाँ तक कि च्युइंगम, यहाँ तक कि पानी की बॉटल और कई सारी चीज़ों को रोक दिया जाता है जिससे कि आप मल्टीप्लेक्सेस के अंदर नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि अभी सभी प्रमुख समाचार पत्रों और मीडिया समूहों ने इसको कवरेज किया। जैसे देखिए आप दिख रहा है कि ये हमारे प्रमुख रूप से देखा जाए तो अब कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल के अंदर में आप जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है कि अब सिनेमा हॉल के अंदर में आप किसी भी तरीके की कोई भी खाने-पीने की चीज़ नहीं ले जा सकते और इसमें कोई भी तरीके की मटेरियल नहीं ले जा सकते। अब सवाल ये है कि अब इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पानी ले जा सकते हैं और पानी के अलावा आपको मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल के अंदर भी जो ओनर हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएँ। और इसके अलावा अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा जा रहा है, तो उसको ज़रूर वहाँ पे जो है आप उसके साथ अपना खाना ले जा सकते हैं और उसके लिए जो भी फैसिलिटी होगी आप मल्टीप्लेक्स या उसके अंदर ले जा सकते हैं। भारत में 1991 के बाद से जब से नई आर्थिक नीति लगाई गई और एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहते हैं। खास करके वैश्वीकरण आने से भारत का जो बाजार है, वो विश्व के बाजार से जुड़ गया और ये विश्व के बाजार से जुड़ने के कारण भारत में एक तरीके से पैसे का फ्लक्स बढ़ा, पैसे का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और धीरे-धीरे रोजगार के नए अवसर बने। भारत की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति दुनिया के अन्य देशों से जुड़ी और लोगों की इनकम बहुत हद तक बढ़ी और इसकी वजह से मॉल कल्चर आया, मल्टीप्लेक्स कल्चर आया। आपको याद होगा कि जब हम बचपने में थे और 20-22 रुपए अगर हमारे पास हों, तो हम आसानी से सिनेमा हॉल की बालकनी में बैठ के देख पाते थे। लेकिन अब जो है बदलती दुनिया में, खास करके वैश्वीकरण की दुनिया में एक चीज़ दिखाई दी है कि आपके जेब में कितना भी पैसा होगा, तो इस मॉल संस्कृति में आपसे वो निकाल लिया जाएगा। एक और ये जो वैश्वीकरण का युग है, आपको कमाने के 100 अवसर देता है, आपकी जेब में पैसे की गर्मी भरता है और दूसरी ओर उस पैसे को निकालने के 100 तरीके भी बना लेता है। तो जो मॉल कल्चर है, मल्टीप्लेक्स कल्चर है, उसी मॉडल के ऊपर काम करता है। अब ज़रा देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में हम देखते थे कि सिनेमा हॉल होती थी, बिजली कट जाती थी तो लोग उसमें सीटी बजाया करते थे और शोर किया करते थे। लेकिन अब के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो किसी पंच सितारा होटल जैसे हैं और उसमें सभी व्यवस्थाएँ हैं, डॉल्बी साउंड लगे होते हैं। इनका मॉडल क्या है? इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है? ये कैसे कमाते हैं? तो पहले तो कि मूवी टिकट बेच के कमाते हैं जो उनका प्राइमरी सोर्स है इनकम का। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग जो सबसे बड़ी इनकम का इनका सोर्स ये है कि उसके अंदर में जैसा आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं या जो भी वो पॉपकॉर्न बेचते हैं या जो भी उसके अंदर में पिज़्ज़ा बेचते हैं, उसकी रेट्स काफ़ी हाई होती हैं और वो एक इनकम का बड़ा सोर्स है। और ये विवाद शुरू से चला आ रहा है कि जब से ये मल्टीप्लेक्स कल्चर है कि आखिर बाहर की चीज़ों को आप क्यों नहीं लाने देते? इस संदर्भ में हाई कोर्ट ने भी निर्णय दिए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि भई आप जो है बाहर का जो सिनेमा देखने वाला दर्शक वर्ग है वो अंदर बहुत सारी चीज़ें ले जा सकता है खाने-पीने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक निजी प्रेमाइस है, यह एक निजी संपत्ति है मालिक की और इसके अंदर में मालिक को ये हक है कि कोई भी वो कानून बना दे, जिसके अंतर्गत लोगों को इसको फॉलो करना होगा और कानून में ये बना दिया गया कि सबने ये तय कर दिया। अब जैसे हमारे यहाँ देखा जाए बड़े-बड़े मल्टीप्लेक्सेस को तो जैसे मूवी टाइम सिनेमा है, पीवीआर है, एसआरएस सिनेमा, इनॉक्स है, सिनेपोलिस है, ये बड़े जो है मल्टीप्लेक्स समूह हैं और ये एक तरीके से कहते हैं कार्टेलाइजेशन। कार्टेलाइजेशन मतलब कि आपस में मिल बैठ के अगर कुछ ही कंपनियाँ हों, तो वो आपस में मिल बैठ के एक कीमतों को निर्धारित कर लेती हैं, शर्तों को निर्धारित कर लेती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक निजी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र में मालिक को ये हक है कि वो किसी भी प्रकार की नीति बना ले और अगर मालिक कह रहा है कि भाई मेरा बिजनेस मॉडल आपको अलाउ नहीं कर रहा है
और आप बाहर से कोई भी खाने पीने का सामान नहीं ला सकते, तो ठीक है, हम उनके अधिकारों को मान्यता देते हैं। और सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपको अब साफ पानी मिलना चाहिए कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया है कि ठीक है, आपको साफ पानी भी मिल जाएगा और ये जिम्मेदारी होगी, वो फ्री होगा, निःशुल्क होगा और वो मल्टीप्लेक्स या सिनेमा हॉल का ओनर ही देगा। और दूसरी बात, बच्चों के लिए आप फैसिलिटी ले जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे मसलों के ऊपर इंटरफेयर करना जरूरी है? अब हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस देश में लगभग 4 करोड़ के ऊपर केसेस पेंडिंग हैं और आज हम देखते हैं कि वर्षों से लोग जेलों के अंदर बंद हैं, फैसले नहीं आ पा रहे हैं, लोअर जुडिशरी में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, भ्रष्टाचार का चरम हो रखा है और निर्णयों को लेकर बहुत संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। न्यायपालिका की हाल फिलहाल में जो निर्णय हैं वो कहीं ना कहीं संदेहों के घेरे में हैं और जिस तरीके से न्यायपालिका की साख में गिरावट है, इसको लेके डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वर्तमान में, उन्होंने इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की थी कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट की लगातार जो या कोर्ट सिस्टम है उसकी गिरावट देखी गई है। कहीं ना कहीं हम इसको बचा के रखना पड़ेगा, खास करके अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में, जो निचली अदालतें हैं, जिला कोर्ट है या जैसे हमारे पास अन्य कोर्ट्स होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, लोक अदालतें होती हैं, तो इसकी इज्जत को बचा के रखना है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी एक बात कही थी और वो जो बड़ा मुद्दे की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इसके पहले भी उन्होंने 2016 में एक वर्डिक्ट दिया था, एक निर्णय दिया था और वो ये था कि सिनेमा हॉल के अंदर में अब राष्ट्रगान बजेगा और आपको देशभक्ति दिखाने के लिए अब उसके अंदर खड़ा होना पड़ेगा और चाहे कोई भी हो खड़ा होना पड़ेगा। 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि दिव्यांगों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसके पहले सुप्रीम कोर्ट को यह ख्याल नहीं आया था कि कोई दिव्यांग हो, कोई बीमार हो, उसको क्यों खड़ा होना चाहिए? कई बार हमने देखा कि इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसको लेके कई बार सिनेमा हॉल के अंदर में कुछ अतिवादी संगठनों ने या जो तो इस तरीके के कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने हमले तक किए लोगों के ऊपर, जो लोग सिनेमा हॉल के अंदर में राष्ट्रगान के ऊपर खड़े नहीं हुए या जिन लोगों ने एक तरीके से राष्ट्रगान के लिए सम्मान नहीं दिया या कोई भी वजह रही हो, बीमार रहे हो या उनका मूड ना रहा हो, तो क्या राष्ट्रभक्ति सिद्ध करने के लिए क्या हमको खड़ा होना चाहिए? बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णयों को पलट दिया। अब ये अलग मसला है कि अगर मैं जिस चीज को दिल से मानता हूं, जैसे मैं राष्ट्रगान के लिए, भारत के विरासत के लिए, भारत के झंडे के लिए अगर मैं इज्जत रखता हूं तो मैं जरूर खड़ा होऊंगा और मेरे, क्योंकि वो देश के करोड़ों हजारों लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया है और ये आजादी बहुत कीमती है। जिसके पास आजादी नहीं होती है उनसे जाके पूछिए, आप पाकिस्तान से जाके पूछिए, आप थाईलैंड में पूछिए, आप फिजी में पूछिए, आप म्यांमार में पूछिए, जहां पे आजादी, मौलिक अधिकार नहीं है, जहां पे स्वतंत्रता नहीं है, वहां उसकी कीमत पता लगेगी। आप चले जाइए सीरिया, आप चले जाइए ईरान, नॉर्थ कोरिया चले जाइए, वहां देखिए कि किस तरीके से मौलिक अधिकारों का दमन है। और अगर हम भारत जैसे देश, स्वतंत्र देश में हैं और लाखों लोगों की बलिदान के बाद ये जो है आजादी मिली है, तो अगर इस आजादी को हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो कर दें, राष्ट्रगान के लिए, झंडे के लिए और भारत माता की जय बोल दें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फोर्सेबल होना चाहिए, क्या ये दबाव में होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था 2016 में, बाद में इस निर्णय को उन्होंने बदल दिया और ये सारा मत्था जो है, सारी जिम्मेदारी सरकार को मड़ दी कि भाई आप कानून बनाइए। सरकार ने अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे विचार करे कि भाई अगर बीमार है या किसी भी तरीके से अगर हम बाध्यकारी बना दे रहे हैं खड़ा होना या सम्मान प्रदर्शित करना, तो लोग मनोरंजन की बजाय दबाव में आ जाएंगे। सिनेमा हॉल में जाता क्यों है भाई? कोई मनोरंजन के लिए जाता है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट वहां पीछे हटती आई, क्योंकि सरकार ने कहा कि अभी हम कोई कानून नहीं बनाएंगे, हम एक समिति बना देते हैं, फिर जांच करेगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस निर्णय को हटाते हैं और ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, या राष्ट्रगान की क्या स्थिति बनती है। खैर, अब सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में उसका बोलना जरूरी है जब न्यायपालिका की साख को खतरा दिख रहा है, जब न्यायपालिका के ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जब न्यायपालिका के ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि भाई जजों की नियुक्ति में, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जज का बेटा ही जज बन रहा है?
जज का बेटा ही जज बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो न्यायपालिका के अंदर में भ्रष्टाचार है उसको उसकी जांच हो, जजों को भी इस तरीके की दंडात्मक व्यवस्था की सुनवाई करनी हो। अगर देश के अंदर में आईएएस पीसीएस जैसे सर्वोच्च अधिकारी भी अगर जांच के दायरे में आते हैं और भारत का प्रधानमंत्री तक भी, राष्ट्रपति तक भी अगर जांच के दायरे में आ सकते हैं, हालांकि राष्ट्रपति जी के लिए एक व्यवस्था है कि वो पद पे रहते हुए उनके खिलाफ जांच नहीं होगी, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया तो है ना। तो अगर देश के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों की अगर जांच हो सकती है तो कोर्ट में बैठे हुए लोगों की जांच क्यों नहीं हो सकती? एक ऐसे दौर में जब कोर्ट के साख के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, कोर्ट से रिटायरमेंट लेने के बाद लोग राज्यसभा के सदस्य बन जा रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश लोग, और उनके निर्णयों के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। और कोलिजियम सिस्टम जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। 1993 में यह व्यवस्था शुरू हुई थी, जिसके अंतर्गत एक बात कही गई कि हालांकि देखा जाए तो कोर्ट में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं जजों की, या जितने भी उनके प्रमोशन होते हैं, जितना कुछ होता है वो सारा कुछ जो है राष्ट्रपति के नाम से होता है। लेकिन राष्ट्रपति की ये शक्तियां कैसी हैं, उसका प्रयोग आर्टिकल 74 एक संविधान के अंतर्गत कौन करता है? संविधान एक व्यवस्था है जो एक हमें बताती है कि देश का शासन कैसे चलेगा। तो अनुच्छेद 74 एक में लिखा गया, जो संविधान के 1976 में 42वें संशोधन से जोड़ा गया था, कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहित उनकी उनकी मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। अब सवाल यह है कि अगर वहां पे राष्ट्रपति ने ये कहा कि भाई कोलिजियम ही सर्वे सर्वा होगा और वो किसी भी व्यक्ति का जो नाम भेजेगा उस पर राष्ट्रपति हाँ या ना कहेंगे और ये मामला फंसा रहेगा। अंतिम रूप से अगर बात कही जाए तो कोलिजियम सिस्टम क्या है कि जजों की कोई जवाबदेही नहीं होगी, जजों के ऊपर कोई जांच नहीं बैठेगी, और कैसे वो जज बनेंगे इसमें केवल राष्ट्रपति या सरकार हाँ या ना करेगी, उनको कोई अधिकार नहीं होगा और सारा मामला वो खुद देखेंगे। 2014 में सरकार ने एनजेएसी का प्रोविजन लाया था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, और संशोधन था। संशोधन संविधान में एक व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम नई चीजों को जोड़ सकते हैं या कुछ ऐसी चीजें जो तर्कसंगत ना हो उनको बाहर कर सकते हैं। जब 2014 की व्यवस्था लाई गई तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उनकी संविधान पीठ की, एक संविधान पीठ मतलब संवैधानिक बेंच होती है जिसमें कई सारे जज बैठते हैं, अधिक जज संख्या में बैठते हैं, तो उन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया, जबकि वो व्यवस्था में क्या कमी थी। एनजेएसी में तो ये था कि भाई एक ओर से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, एनजेएसी के अंदर में जजों की नियुक्ति कैसे होगी और प्रमोशन कैसे होगा और उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सारा कुछ ये उसमें प्रोविजन था। तो उसमें तो यही तो कहा गया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, फिर 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, 3 लोग इधर हो गए, और एक व्यक्ति कौन होगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, जो केंद्रीय विधि मंत्री होंगे वो होंगे, और बाकी 2 कानून के विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से एक जो सदस्य होगा वह एससी एसटी या महिला वर्ग से हो सकता है। और वो अच्छा, इन जो 2 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी, कानून मंत्री तो अपने आप हो जाएंगे, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन होता है। तो इसके अलावा जो 2 सदस्य नियुक्त होंगे उसके लिए एक कमेटी बना दी गई थी जिसमें विपक्ष के नेता होंगे, जो भी विपक्ष का होगा संसद के अंदर में, प्रधानमंत्री होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। भाई इस समस्या, आपको इसमें समस्या क्या है? आप जांच से बच क्यों रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट इन गैर जरूरी मुद्दों पे तुरंत निर्णय कैसे दे देता है? आलोचक इसी बात का सवाल पूछ रहे हैं, और आपको भी ऐसा लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन मुद्दों को लेके, जो गैर जरूरी मुद्दे हो रखे हैं, लगातार क्यों इस पे वर्डिक्ट तेजी से देता है? और अगर देता भी है तो उस निर्णय को लेके, अब इसी निर्णय की हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, अब जरा देखिए इस निर्णय को। कहते हैं कि देखिए हमारे संविधान में एक व्यवस्था की गई है, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, देखिए ये यूएस के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का आर्टिकल अनुच्छेद 13 में उल्लेख है कि अगर संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान का संरक्षक माना गया है, और अगर किसी भी तरीके से संसद या उसकी कोई भी संबंधित संस्था या राज्य की विधायिकाएं, मतलब जो विधानसभा है या विधान परिषद है या उससे संबंधित कोई भी संस्था अगर कोई कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह राइट है, अधिकार है कि वो उस संविधान की मान्यता को देखते हुए, और अगर वो कानून उसके विरुद्ध जा रहा है तो उसको रद्द किया जा सके। यह है न्यायिक पुनर्विलोकन, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल यह है
कि अब न्यायिक पुनर्विलोकन की तो बात समझ में आती है कि भाई कोई कानून अगर असंगत है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है। एक है जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता का मतलब ये हो गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, स्योमोटो कहते हैं, स्योमोटो एक, ये सब जो है ग्रीक लैटिन वर्ड्स हैं। स्योमोटो मतलब कि जैसे स्वसंज्ञान भी ले सकता है, या मान लीजिए कि पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट को जब भी ये लगेगा, या मान लीजिए जनहित याचिका के अंतर्गत जैसे कोई समूह या कोई व्यक्ति अगर किसी बड़े समूह का मुद्दा उठाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक रिक्शा वाला है अगर, या कोई मजदूर है, और अगर उस मुद्दे को उठाया गया कि भाई अगर रिक्शे वाले के विरुद्ध, जैसे एक निर्णय सरकार ने पास कर दिया, या मान लीजिए पुलिस ने कह दिया कि आज से कोई भी रिक्शा वाला वहां खड़ा नहीं रहेगा जहां खड़े होने का उनका स्थान है, तो अगर कोई एनजीओ है या रिक्शे वाले का ही कोई समूह है, अगर वो कोर्ट में जाते हैं जनहित याचिका लेके, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निर्णय दे सकती है। ये भी ठीक है कि भाई जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब कि भाई जहां पे लग रहा है कि थोड़ा सा सक्रिय हो जाना, कि जैसे ठीक है भाई पर्यावरण को लेके सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है, या जैसे उसने नोटबंदी को लेके दे दिया है ना कि चलिए ठीक है नोटबंदी की प्रक्रिया की हम जांच कर ले रहे हैं, अभी अभी उसका निर्णय आया। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी एक हद तक ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन तो एकदम परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको हम न्यायिक सक्रियता कहते हैं, कि न्यायालय खुद आगे बढ़ के या जनहित याचिकाओं के माध्यम से क्या कर रहा है, वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन में वो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत वो रिट जारी करता है। रिट मतलब होता है कि एक तरीके के अधिकार, जिसमें कि बहुत सारे हेबियस कॉर्पस होता है, मेंडामस होता है, सर्टियोररी होता है, क्यो वारंटो होता है ना, इस तरीके का अधिकार होते हैं, प्रोहिबिशन होता है। और सुप्रीम कोर्ट रिट या आदेश जारी करके और किसी भी मामले में वो जांच कर सकता है, ठीक है। खैर, तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हो जाती है। अब एक प्रॉब्लम ये आती है, जुडिशियल ओवररीच, इसको कहते हैं न्यायिक अतिव्यापिता। न्यायिक अतिव्यापिता, अब इन मसलों को देखें तो ये क्या है, व्यर्थ के मुद्दे उठाना। कि अब जैसे मान लीजिए कि जैसे एक बात करिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये नहीं देख रहा है कि 4 करोड़ मसले पेंडिंग है भारत के न्यायालयों में। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा है कि भारत में कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है न्यायालयों के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके उतना गंभीर नहीं दिख रहा है कि हमें कोलिजियम सिस्टम जो एग्जिस्टिंग है उसको समाप्त करके और हमें अब आगे बढ़ के नई व्यवस्था लानी चाहिए। हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे प्रशासनिक सेवाओं में अगर, या कोई भी सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट हो या कुछ भी हो, अगर उसकी जांच हो सकती है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट क्यों बचना चाह रहा है? सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं तैयार है इस बात के लिए, अगर इतने आरोप हैं तो ये कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच की स्थिति दिखाई दे रही है। और सवाल ये भी है कि अच्छा ये बताइए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई मालिक जो हैं सिनेमा हॉल के या मल्टीप्लेक्स, उनके हितों की रक्षा नहीं होगी क्या? ये कोई जिम थोड़े ना है कि यहाँ पे आप अपना घर का खाना पीना ले जाएंगे, आप वहां पे मटन चिकन ले जाएंगे, और क्या ये न्यायालय की भाषा है कि आप वहां में मटन चिकन ले जाएंगे और आप वहां पे पार्टी करेंगे, पिज्जा बर्गर ले जाएंगे, तो सफाई कौन करेगा? क्या आपने मजाक समझ लिया इस सिस्टम को? इस देश के अंदर में जहां पे लगभग एक तरीके से समझा जाए कि 80% की आबादी, 80% की आबादी महीने में 25,000 से कम कमाती है, और 2011-12 में आंकड़े जारी हुए थे जहां मूल रूप से 27 करोड़ लोग दिन का गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा की परिभाषा क्या बना रखी है सरकार ने? सरकार ने बना रखा है कि अगर आप गांव में हैं और 26 रुपए से कम अगर आप कमाते हैं तो, और खर्च कर पाते हैं 26 रुपए से कम दिन भर में खर्च कर पाते हैं, तो आप गरीब हैं। 26 रुपए से अधिक खर्च करेंगे तो गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, सोच लीजिए इसकी बात। शहरों में 32 रुपए बना रखा है, तो आप समझिए वो अलग मसले हैं कि कई सारे तरीके की कमिटीज बनी थी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और अलग कमेटी और बहुत सारी कमिटीज हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मूल मुद्दे पे ही रहेंगे। तो जब भारत के अंदर में गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कोविड के बाद से स्थितियां और खराब हुई हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर आज 2022 में 8% के आसपास हो गई है, गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों के ऊपर स्वास्थ्य सुविधाओं का बोझ बढ़ता जा रहा है, लोगों की जीवन स्तर में लगातार कमी हो रही है। एचडीआई जो इंडेक्स है यूएनओ का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसमें भारत की लगातार स्थिति गिर रही है। और ऐसे समय में जबकि हमारे ऊपर कई तरीके का लोड है, और उस समय आप ये कहते हैं कि एक आम इंसान अननेसेसरी 5 रुपए के सामान का 500 रुपए पेड करे।
अब जब जहां तक मल्टीप्लेक्स के लोगों के हितों की बात है, तो क्या केवल जो अमीर है, जिसको जिसको जिसके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, क्या केवल उसी को मनोरंजन करने का हक है? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या केवल उसी व्यक्ति को हक हक है इस देश में कि जिसके पास जेब में पैसे हों और वो अननेसेसरी खर्च कर सकता हो, उसको पता है कि ये सामान 50 रुपए का है और 500 रुपए खर्च कर सकता हो, क्या केवल वही मनोरंजन करने का अधिकारी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं देखना चाहिए? अभी मैं एक तुलना करूंगा कि भारत की सुप्रीम कोर्ट और यूएस की सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आपको यूएस की सुप्रीम कोर्ट के ढांचे के ऊपर, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को बना स्वतंत्र भारत के अंदर में, हालांकि ये तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही फेडरल कोर्ट बना हुआ था, उसके पहले भी एक कोर्ट बना था कलकत्ता में 1774 में, एलिजा एम्पे उसके पहले चीफ जस्टिस थे, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसमें जो है एक प्रोविजन था कि एक कलकत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो 1862 तक बना रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो अलग बातें हैं इतिहास की। अब ये समझिए कि इस देश में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मालिकों को कमाने का हक है, तो क्या गरीब का बच्चा सिनेमा ना देखे? क्या गरीब परिवारों के लोगों को सपने देखने का हक नहीं है? क्या उनको अपनी इस जद्दोजहद की जिंदगी में क्या एक दिन खुश होने का हक नहीं है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाहर से कोई सामान न ले जाए, और क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो है आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, आपको जरूरी है क्या मूवी देखना? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज सही लग रही है क्या आपको? क्या ये पूंजीवादी लैंग्वेज नहीं लग रही है? तो सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से जो गैर जरूरी मुद्दे हैं और गैर जरूरी कमेंट है उस पर तो आप बहुत करते हैं। अब हम आपसे सवाल करते हैं एज ए आम जनता, और आप इस बात पे कितने सहमत हैं ये बताइएगा कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं। कि आप इस बात को बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी चीफ जस्टिस को, मुख्य न्यायाधीश को यह हक है कि रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा में जाके बैठे? इसका मतलब कि आपने, जब आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इसका मतलब यह है कि आप वहां पे बैठ के सरकारी तंत्र के लिए काम कर रहे थे। अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था, जिसको हम इंडिपेंडेंट मानते हैं, जिसको हम स्वतंत्र मानते हैं, जिसके ऊपर जनता की एक विश्वास है कि कहीं ना कहीं वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, अगर वहां पे इस तरीके के निर्णय आएंगे और इस शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, तो जनता इसके ऊपर आलोचना जरूर करेगी। और एक बात और याद रखिएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब होता है जब आप न्यायाधीशों की जो है एक तरीके से न्यायाधीशों की कटु आलोचना कर दें। हम तो एक स्वस्थ आलोचना की स्थिति बना रहे हैं कि क्या देश में कानून पे बहस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अमेरिका के कानून की एक तुलना करता हूं। आइए चलते हैं अगले मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। जैसे देखिए, अमेरिका में अभी अभी अमेरिका के अंदर में उन्होंने एक गर्भपात जो है गर्भपात पे रोक लगा दिया और महिलाओं के अधिकारों का हनन कर दिया। देखिए, अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ताकतवर है। किन मायनों में? एक तो ये है कि उसके पास न्यायिक पुनर्विलोकन की अथाह शक्ति है, हमारे यहाँ सीमित है। उसके पास अथाह शक्ति है, वो किसी भी कानून को तोड़ मरोड़ सकती है। जॉय बाइडेन के बनाए कई नियम बदले गए। इसके पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने कई देशों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था जो मुस्लिम देश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट वहां की बहुत ताकतवर है, अगर अब बात किया जाए, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो भी आम जनता उनकी क्रिटिसाइज करती है। और गर्भपात जो जिस तरीके से कानून था उसको निरस्त किया गया और अब महिलाओं के अधिकारों की कटौती की गई, तो वहां पे जनता ने विरोध किया, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं होगा। भारत के अंदर में अनेक मसलों में सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों के ऊपर या हाई कोर्ट्स ने फाइन लगाए हैं। तो क्या इस पे एक बहस नहीं होनी चाहिए कि क्यों ये इतना अतार्किक है? तो सवाल ये है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हम ये जरूर ये बात करेंगे कि हमें अमेरिका से तुलना होगी। अब जैसे देखिए, भारत में एक कानून है अनुच्छेद 50, जिसमें लिखा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। मतलब कि ये अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे के दबाव में नहीं काम करेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी राज्यसभा में सरकारी व्यवस्था की ओर से जाते हैं और किसी पद को धारण करते हैं, तो ये तो एक तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये तो विश्वास का हनन है। अब अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में प्रावधान है कि आप रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं ले सकते। अमेरिका में यह भी प्रावधान है कि उनके पास अधिकार अधिक हैं, उनकी जुडिशरी अधिक इंडिपेंडेंट है। भारत में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकारों को बढ़ाने का काम कौन करता है? संसद करती है।
अमेरिका में एक व्यवस्था है कि वहां पे जो 50 राज्य हैं वहां पे भी हाई कोर्ट्स बने हुए हैं, तो वो हाई कोर्ट्स अपना स्वतंत्र निर्णय देंगे और वहां की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत में तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यूनिलैटरल सिस्टम है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट अगर निर्णय ले लेता है तो वो सभी न्यायालयों पे बाध्यकारी होता है, हाई कोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, लोक अदालतें होती है, फैमिली कोर्ट होता है, बहुत सारे कोर्ट्स हैं भारत के अंदर में। तो सवाल ये है कि क्या हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो इक्वालिटी और जुडिशियल नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है? आपको मैं बता दूं कि यूएस में एक और व्यवस्था है, जैसे भारत के अंदर में लिखा गया है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हमारा जो कानून है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पे काम करता है। मतलब कि लकीर का फकीर टाइप का हो गया कि अगर मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि अगर मैंने किसी को डिफेंस में मार डाला, मेरे ऊपर किसी ने हमला किया और मैंने उसको डिफेंस में मार डाला, तो अब इसमें यह भी देखा जाना चाहिए कि ठीक है मैंने किसी का कत्ल किया है तो 302 बनता है आईपीसी के कानून के तहत, इंडियन पीनल कोड के तहत, ठीक है, फांसी की सजा दे दो या उम्र कैद दे दो, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आपने कानून के हिसाब से मुझे सजा तो दे दी, लेकिन आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा कि नहीं? जो अमेरिका के कानून में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यह है कि वो जो अपराध किया गया वो न्यायोचित है कि नहीं है, किन परिस्थितियों में किया गया, कहीं आपको मजबूर तो नहीं किया गया। अगर आपने जानबूझ के किया है तो आपको हो सकता है 200 साल की सजा मिल जाए, और अगर आपने बेगुनाह है, अगर आपने किसी ऐसी आकस्मिक परिस्थिति में किया है तो आपको छोड़ भी दिया जाएगा। तो इस माहौल के अंदर में अगर हम देखें कि आप जब आप कमेंट्स करते हैं और बड़े बड़े मसलों को आप नकार देते हैं और छोटे छोटे मसलों पे तुरंत निर्णय दे देते हैं, तो सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा। और अगर कुल निष्कर्ष की बात की जाए तो मेरा ये मानना है तार्किक रूप से, और यही कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन का अधिकार और पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो जीवन के अधिकार में एक सम्मानित जीवन का अधिकार है और एक गरीब को भी हक है कि वो सिनेमा हॉल में जाए और अपने परिवार के साथ सुकून के कुछ घंटे बिता के आए। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मल्टीप्लेक्स के मालिक जो कि पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, बिलियनियर्स हैं, और अगर आपने ये कह दिया कि इनको कमाने का हक है और ये कोई जिम नहीं है, ये कोई एक तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत स्वीकार करने योग्य निर्णय हमारे लिए तो नहीं बनता है। आपको कैसा लगा इस पूरे चर्चा के ऊपर? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय किस तरीके का है। इसमें कुछ सकारात्मकता आपको दिख रही है या लग रहा है कि आम लोग के अधिकार छीने गए हैं? और हम ऐसे ही प्रतिदिन वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और किस पे आप चाहते हैं चर्चा, तो मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा अपने लगातार इस तरीके के वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।